नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक पर्सनैलिटी का टॉपिक पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो विभिन्न प्रकार की जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हमारे यहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको अपन रीट बुलाते हैं। वैसे ही देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो होता है जिसको अपन सीटेट के नाम से जानते हैं वो वाला है। तो सीटेट का एग्ज़ाम भी 21 जनवरी को होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपन जो कुछ प्रश्नों की श्रृंखला की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो अपन है वो शुरू करते हैं एक पर्सनैलिटी का टेस्ट पेपर। देखिएगा कुछ एक क्वेश्चन है, उनको अपन डिस्कस करते हैं। अभी अपना आंसर देख लीजिएगा साथ साथ, और अपन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, टॉपिक भी कवर हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे, दोनों बातें हो जाएंगी। देखिएगा पहला क्वेश्चन लिया हमने, जैसे अपना दिया हुआ है कि निम्नलिखित जो वाक्य है अपना, इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अपने को करनी है। तो रिक्त स्थान की जो है वो पूर्ति यहाँ से कीजिए। और देखो लिखा गया है कि व्यक्तित्व है शब्द फिर खालिस्तान दिया गया है, भाषा के शब्द फिर खालिस्तान से लिया गया है, इसका अर्थ होता है। यानी कि व्यक्तित्व के बारे में सारी जो बातें हैं वही अपने से जो यहाँ है वो पूछ ली गई हैं। देखिएगा व्यक्तित्व के बारे में सारी बातें अपने से पूछ ली गई हैं। तो पहला देखो लिखा गया अपने पास दिया गया संस्कृत है, दूसरा परसोना चेहरा है। हम सब जानते हैं देखिएगा कि जो व्यक्तित्व है जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनैलिटी, वास्तव में पर्सनैलिटी शब्द तो अंग्रेजी का है। पर्सनैलिटी शब्द तो अंग्रेजी का ही हम बताते हैं। और जबकि ये लिया किससे गया है, तो देखिएगा ये लैटिन भाषा से लिया गया है। और इस लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है परसोना, और परसोना का जो हिंदी अर्थ होता है मुखौटा, यहाँ से लिया गया है। तो इसमें अपना जो आंसर बैठेगा कि लैटिन भाषा, तो यहाँ देखो अपन बैठा सकते हैं कि व्यक्तित्व है शब्द लैटिन भाषा के परसोना से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। तो अपन कहेंगे, अगर खाली हमसे ये पूछे कि पर्सनैलिटी कैसा शब्द है, तो अपन कहेंगे कि ओनली जो पर्सनैलिटी है, नहीं ओनली जो व्यक्तित्व है, ये अंग्रेजी शब्द है अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो। लेकिन ये लिया किससे है, तो अपन कहेंगे कि लैटिन भाषा से लिया गया है। और इसका लैटिन में ही शब्द है अपने पास परसोना, और परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। यानी कि जैसे पुराने टाइम के अंदर जब मंचन हुआ करता था, जब विभिन्न प्रकार के नाटक हुआ करते थे, तो उसमें एक अलग चेहरा लगाते थे। जैसे आपने भी देखा होगा गांव के अंदर जैसे भांड आता है तो एक चेहरा लगा के आता है, तो जिस तरह का वो मुखौटा लगाता हम वही उसका व्यक्तित्व देखते हैं। कभी विभीषण का मुखौटा है, कभी रावण का मुखौटा लगा करके आता है, तो उसी तरीके का मुखौटा, वहीं से हम पर्सनैलिटी को, यानी जैसा उसका आकार दिखेगा वैसा ही बाहरी रंग रूप है, वही पहले पर्सनैलिटी है वो मानी गई थी, उसी तरीके की बात हुई थी। अगली बात करते देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, बहुत बार पूछी भी गई है, ये परिभाषा आती रहती है तो इसको आपको देखनी है। व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। ये परिभाषा किसकी है, यानी कि व्यक्तित्व तो है, यानी हम कह सकते हैं वुडवर्थ ने कहा भी था कि P बराबर जो होता है वो H गुणा E होता है। H यहाँ हेरिडिटी है, E यहाँ एनवायरमेंट है, और P यहाँ पर्सनैलिटी है। यानी आपका जो व्यक्तित्व है वो H गुणा E का ही एक संयोग माना गया है, अंतःक्रिया का परिणाम। ये कहता है कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है, यानी कि गतिशील है, जीवन भर व्यक्तित्व है उसमें संगठनात्मक रूप से गुण है वो ऐड होते रहेंगे। और आलपोर्ट साहब कहते हैं कि वातावरण के साथ समायोजन स्थापित होता है, वही हमारा व्यक्तित्व है। और ये जो परिभाषा हमको दी है, ये परिभाषा है GW आलपोर्ट की। तो इसका जो आंसर अपने पास बैठेगा आलपोर्ट वाला बैठ जाएगा, सी वाला आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास। देखो व्यक्तित्व के वर्गीकरण की बात की गई है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने बताया था, कि भाई व्यक्तित्व किस तरीके का, सबसे पहला जो वर्गीकरण किसने किया था, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो हिप्पोक्रेट्स ने किया था। देखो हिप्पोक्रेट जो है वो एक प्रकार के चिकित्सक थे, चिकित्सा शास्त्र का जनक भी इनको कहा जाता है, इन्होंने दिया था। फिर अलग अलग है, जैसे चरक संहिता है तो चरक संहिता में बात कफ पित्त के अकॉर्डिंग बताया गया है, भारतीय दर्शन में शत रजतम के रूप में बताया गया है, वैसे ही इन्होंने बताए थे हिप्पोक्रेट्स ने। और हिप्पोक्रेट्स ने है वो व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, 4 बताए थे। एक तो नाम पढ़ेंगे आप, जिसमें एक तो नाम आता है कोलेरिक,
एक तो बताया था इन्होंने कॉलेरिक, एक इन्होंने बताया था मेलन कॉलेरिक, एक बताया था इन्होंने सैंग्विन और एक इन्होंने बताया था फ्लेगमेंटिक। इस तरह से इन्होंने जो व्यक्तित्व के जो है वो 4 प्रकार बताए थे। सबसे पहला जो वर्गीकरण यदि कोई पूछता है तो सबसे पहला वर्गीकरण हम किसका बताएंगे, तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है वो हमारे हिप्पोक्रेट्स साहब का ही हम करेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा आप इनको साथ साथ अपना आंसर लिखो लीजिए, साथ में छुपा दीजिए और फिर जो आंसर है वो देखते रहिएगा। देखिएगा अगला अपन चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तित्व का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, जो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, शेल्डन के अकॉर्डिंग। देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शेल्डन द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व के वर्गीकरण का प्रकार नहीं, यानी शेल्डन जो व्यक्तित्व के प्रकार दे रहा है उसमें से कौन सा एक नहीं है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए शेल्डन है वो 3 प्रकार बताता है। एक तो एंडोमार्फिक का नाम लेता है, एक एक्टोमार्फिक बताता है, एक्टोमार्फिक, और एक नाम देता है मीजोमार्फिक। ये 3 प्रकार जो है वो किसके हमारे शेल्डन के। अब देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन है वो कौन कौन सा, उसमें अपने को पता चल जाएगा। ये अपने पास है, देखिएगा ये देखो उसने एक तो बताया गोलाकृति, तो वही एंडोमार्फिक को अपन गोलाकृति बताते हैं, तो एक तो हो गया। दूसरा हमारे पास है लंबाकृति, बिल्कुल है एक्टो वाला, और एक्टो को ही बोलते हैं, और एक आयताकृति जिसको अपन मीजो वाला बताते हैं, और एक वर्गाकृति। तो शेल्डन ने वर्गाकृति नहीं बताया, तो इसका जो आंसर हमारे पास कौन सा बैठ जाएगा, डी वाला बैठ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, यानी शारीरिक जो गुण है उनके आधार पर जो व्यक्तित्व उसका वर्गीकरण किसने किया था। तो देखो हालांकि यंग ने जो वर्गीकरण किया था, अगर अपन देखें तो यंग का जो वर्गीकरण है वो अंतर्मुखी बहिर्मुखी के प्रकार से था, तो वो तो एक होल डेवलपमेंट की बात करता है। आलपोर्ट है वो शील गुणों की बात करता है, और केटल भी शील गुणों की बात करता है, ये आविष्कारिका के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ अपने पास है क्रेशमर, और क्रेशमर ने देखो आपको पता होगा 4 प्रकार के बताए थे। एथलेटिक बताया था, एस्थेनिक बताया था, पिकनिक बताया था, और डिस्प्लास्टिक बताया था। ये 4 प्रकार जो है वो हमारे क्रेशमर साहब ने बताए। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन अपना व्यक्तित्व के वर्गीकरण से बनता है, तो अपने को ध्यान देना। अगला है युंग के वर्गीकरण के अनुसार, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास वर्गीकरण युंग के वर्गीकरण के अनुसार जो व्यक्ति सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं, देखो यहाँ एक लाइन समझने, ये ऐसा व्यक्ति है जो समाज के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं रहना चाहता, समाज से दूर चला जाता है, वो किस प्रकार का है। तो अगर समाज में रहता तो बहिर्मुखी होता, तो अब समाज से द्वंद्वों से पलायन कर रहे हैं, समाज से तो दूर भाग रहा है, इसका मतलब बहिर्मुखी तो नहीं है। बहिर्मुखी नहीं है इसका मतलब उभयमुखी भी नहीं है, और इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर कौन सा बचा अपने पास, बी वाला अंतर्मुखी, यानी अपने आप में खोया रहता है, समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, समाज में वो बचा नहीं जाता है, वो व्यक्तित्व ही अपने पास है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 7वां अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है स्ट्रेंजर द्वारा। देखो स्ट्रेंजर नहीं है, स्प्रेंगर था, मिस प्रिंट हुआ है, ये स्प्रेंगर था, स्प्रेंगर। तो देखिएगा स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था, जिसमें उसने सैद्धांतिक भी बताया था, इकोनॉमिक भी बताया था, सोशल भी बताया था, यानी सभी प्रकार का व्यक्तित्व है वो चारों बताते हैं अपने पास। तो ये स्प्रेंगर का वर्गीकरण है, इसको ठीक कर लीजिएगा, स्प्रेंगर है। तो स्प्रेंगर के वर्गीकरण में थ्योरेटिकल भी है, थ्योरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक, तो सारी बातें बताई। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने नहीं दिया है, यानी शील गुण सिद्धांत की बात कौन नहीं करता। देखो अल्पोर्ट करता है, शील गुण सिद्धांतों की बात करता है अल्पोर्ट भी, केटल भी करता है जो 16 प्रकार के बताता अपने को, और है आइजेंक भी करता है, ये भी अपने को अंतर्मुखी बताता है, बहिर्मुखी बताता है, साइकोटिसिज्म बताता है, न्यूरोटिक बताता है, तो ये भी बताता है। तो ये है अपने पास पाल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे। इस आदमी को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, क्योंकि ये व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल देता है, और उस पंचकारक मॉडल के अंदर ये 5 चीजें बताता है कि इन 5 चीजों से मिलकर के व्यक्तित्व बनता है। तो ये शील गुणों को नहीं बताता है, कहने का मतलब। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा पाल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रे। अगला देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास, केटल के अनुसार विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व शील गुणों की संख्या कितनी है। तो देखो केटल ने शील गुण बताए थे कितने, 16 बताए थे। हालांकि इसने 2 तरीकों में बांटा था, एक तो कहा था सतही शील गुण, दूसरा कहा था मूल वाला। और सतही में 3 ही बताता है, एक तो प्रशंसित बताता है, दूसरा परोपकारिता बताता है, और एक अपने पास है
उपयोगिता वाला इस प्रकार से तीन मुख्यतः तीन बताता है सतही वाले में, बाकी 16 है वो मैन गुण बताता। तो वो 16 इसने इसके लिए एक प्रश्नावली बनाई थी, इसका नाम था 16 पीएफ प्रश्नावली। यही नहीं कि पर्सनैलिटी फैक्टर वाले इसने बताई थी, पर्सनैलिटी फैक्टर के लिए 16 मापने के लिए, 16 गुणों को मापने के लिए बताया था। टोटल आप तो ये मान सकते हो 19 इसने बताए हैं। 3 जो है वो परोपकारिता है, प्रसन्नता है, इस प्रकार से 3 अलग रखे हुए हैं और बाकी 16 हैं वो शील गुणों के बारे में हमने बताया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 10वां क्वेश्चन आ रहा है अपने पास। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि कौन सा सिद्धांत है हमारे पास, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपा हुआ रहता है और उसमें अचेतन के 3 स्तर हैं। तो सब जानते हो ये बात कौन कहता है, मनोविश्लेषणवाद, जो दिया किसने था, सिगमंड फ्राइड ने। देखो सिगमंड फ्राइड यही तो कहते हैं कि जैसे ये कोई बर्फ का टुकड़ा है और मान लीजिए ये पूरा पानी भरा हुआ है, तो कहता है कि ये जो हमारा मन है ये इसी प्रकार से है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा, और जो ऊपर बाहर जो कम दिखता है या ऊपर का भाग जो कम दिखता है यही हमारा चेतन है। बाकी अचेतन तो सारा वो है जो अंदर डूबा हुआ है जिसके बारे में हम नहीं पता लगा सकते, तो वो हमारा अचेतन है। अचेतन इन्होंने बताया था, आपको सबको पता होगा 90%, और 10% जो हिस्सा है वो इन्होंने बताया था कौन सा, वो चेतन मन वाला। तो कौन सा है, मनोविश्लेषणवाद है। ये वियना के रहने वाले थे सिगमंड फ्राइड। 11वां क्वेश्चन देखो अपना यहाँ है, ये रहा, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो यही बात आ गई, देखो मनोविश्लेषणात्मक बात है, अभी मैंने बात की सिगमंड फ्राइड है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सिगमंड फ्राइड हो जाएगा अपने पास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 12वां क्वेश्चन आ रहा है अपना, ये रहा एक, देखिएगा 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये रहा, देखो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, यानी संतुलित व्यक्तित्व कौन सा है जिसमें इदम व परम अहम के बीच संतुलन स्थापित होता है। देखो इदम और इड, इसको बोलते हैं इड, और सुपर ईगो में कभी भी संतुलन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दोनों विपरीत बातें हैं। सुपर ईगो तो हमेशा सात्विक बातें करता है, सुपर ईगो हमेशा हमें परमात्मा की ओर लेके जाता है, जबकि हमारी दम्भित इच्छाओं का भंडार तो कौन है, इड है, इदम है, तो ये तो साथ हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, इड है और ये ईगो है, ईगो हमारी औकात वाला है, यानी वास्तविकता वाला है। भाई मन करता है, इडम दमित इच्छाएं हैं कि मेरे को फरारी चाहिए, मेरे को एप्पल का फ़ोन चाहिए, लेकिन अहम ईगो वही कहता है कि भाई कहाँ से लाएगा, औकात कहाँ इतना बड़ा फ़ोन लाने की, तो ये अपने को वो काम करवाता ही नहीं है, तो इसके मध्य भी संतुलन नहीं हो सकता। और न ही अहम और प्रेम अहम के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो औकात है, हमारा जो ईगो है, इसको मजबूत बनाओ। अगर ईगो मजबूत बन गया तो व्यक्ति तो अपने आप ही मजबूत बन जाएगा। तो देखिएगा इसमें आपको डी ऑप्शन है उसमें मिलेगा जहां ईगो को मजबूत बनाया जाता है। देखिएगा ये रहा अपने पास डी ऑप्शन हमारे पास मिल चुका है, जिसमें अपन क्या कहते हैं, ईगो को मजबूत बनाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी ईगो को अपने को मजबूत बनाना है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आ रहा अपना, ये रहा 13वां क्वेश्चन। देखिएगा ये कह रहा है कि नृत्य, ये देखिएगा 13वां क्वेश्चन ये रहा, नृत्य ड्रामा शिल्प कला का प्रयोग किसमें करते हैं, वशिष्ठ गुणों के विकास के लिए, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, बिल्कुल ठीक बात है। दबी और बर्दाश्त न की जाने वाली अंतर्नोद प्रकटीकरण, ये भी ठीक है। तो कहने का मतलब उपयुक्त सभी है, इसका आंसर अपना जो है वो डी वाला हो जाएगा, नो दिक्कत। अगली बात करते हैं, देखो 14वें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने पास कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इड पर छा जाता। देखो ये इड है, उसके बाद हमारा ईगो है, और एक हमारा होता है सुपर ईगो। ये सुपर ईगो हमेशा ईगो को दबाता है, ईगो हमेशा इड को दबाता है। क्यों, क्योंकि दमित इच्छाओं का भंडार है। मन करता है कहीं भी रास्ते से चलता हुआ कहीं भी किसी को भी थप्पड़ मार दो, दमित इच्छा है, लेकिन ईगो कहता है कि नहीं, नैतिकता के खिलाफ है। अगर पकड़े गए तो अगर क्या पता हम शेर हो, सामने वाला सवा शेर हो, तो समस्या खड़ी हो जाएगी भाई। तो हमेशा इस पर दबाव रखता है। तो देखो ईगो इड पर आच्छाद रहता है, क्यों, क्योंकि हमेशा इस पर क्या बनाता है, दबाव बनाए रहता है, दबाव बना के हुए रखता है। तो इसलिए अपन कहेंगे दबाव वाली बात हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो हमारा फ्राइड है, पियाजे है और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने कहा है, देखो पियाजे किस बारे में बात करते हैं, तो पियाजे की बात करते हैं। देखो पियाजे कहते हैं, पहला कथन है
कि विकास की अवस्थाएं वातावरण निर्धारित करती है, नहीं। शेष अवस्था के अनुभव अधिक प्रभावित हो, बाकी अवस्थाओं को सीमित रहते हैं, ये भी कोई बात नहीं। जबकि देखो ये बात करता है पियाजे सी वाली बात, विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा कि हर एक अवस्थाओं को समझने के लिए इन्होंने संज्ञानात्मक अवस्थाएं दी थी, जिसको अपन पढ़ते भी हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्थाएं देखो उसे अपने पास जैसे अपन पढ़ते भी, इनकी 4 अवस्थाएं अपने को बताते हैं, 4 प्रकार की अवस्थाओं की बात करते हैं अपने पास, जिसको अपन पढ़ते हैं एस, पी, सी और एफ, 4 में ही अपना पियाजे हो जाता है। एस का मतलब तो सेंसरी मोटर स्किल है, संवेदीगामक अवस्था, ये प्री ऑपरेशन स्टेज है जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था कहलाती है। ये कंक्रीट वाली है जिसको मूर्त संप्रत्यात्मक अवस्था कहते हैं, और एफ वाली फॉर्मल वाली अवस्था है जिसको अपन औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हो। तो 4 अवस्थाओं में है, यानी संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में अपने पास है बात करता है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? जिनकी पूर्ति नहीं होती वो कहाँ भरे जाते हैं? तो सबको पता, दमित इच्छाओं का भंडार कौन है? इड है, तो इड को कहते हैं। इड को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? इदम कहते हैं। तो दमित इच्छाओं का भंडार कौन हो गया अपना? इड हो गया है। अगली बात करते हैं कुछ 17 के क्वेश्चन की। देखिएगा 17 का क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन 2018 वाले रीट में प्रश्न पूछा हुआ। देखिएगा, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम व जीवन की सत्यता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? यानी कहने का मतलब यही है कि दमित इच्छाएं कहाँ उठ रही हैं? तो दमित इच्छाएं हमेशा किस में उठती हैं? इड में उठती है। तो इसका आंसर क्या है? इड है। तो देखो सुपर ईगो नहीं होगा, ईगो और सुपर ईगो दोनों बता दी, तो दोनों भी नहीं हो सकते। तो हमारे पास कौन सी बचेंगे? तो हमारे पास एक ही बचेगा जिसको हम बताते हैं कौन सा? ईगो। तो ये रहा हमारा इड, इड वाला रहा, ये रहा इदम। ये देखो नीचे गया इदम, इसको ऊपर लाते हैं, ये रहा हमारा इदम। तो दमित इच्छाओं का भंडार अपना कौन सा? इदम ही कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 18वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, फ्राइड के अनुसार मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं जब उन पर सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं? देखो कहता है कि मानसिक क्रियाएं जिनके प्रति लोग तभी जागरूक होते हैं, यानी हमारे मन मस्तिष्क में उठने वाली वो क्रियाएं हैं जिनके प्रति हम तभी जागरूक होंगे। कब जागरूक होंगे? जब ऊपर पर ध्यान देते हैं। और ध्यान दिलवाने का काम कौन करता है? हमारा अर्ध चेतन करता है, यानी हमारे चेतन मन की बातें जो हम भूल जाते हैं, यानी ये हमारा चेतन और ये हमारा अचेतन, इन दोनों के बीच में कौन है? अर्ध चेतन है। तो ध्यान केंद्रित करवाने का काम कौन करता है? हमारे पास अर्ध चेतन करता है। अर्ध चेतन को अपन क्या बोलते हैं? पूर्व चेतन भी बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है 19 का क्वेश्चन कहता है, फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की व्यवस्था बताई है जहां बालक और बालिका में ओडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि का अनुभव हो जाता है। तो इन्होंने 2 ग्रंथियों की बात की थी कि लड़कियों में इलेक्ट्रा होती है, इस वजह से लड़की की पापा से ज़्यादा बनती है, और लड़कों के अंदर ओडिपस होती है, इस वजह से लड़कों की माँ से ज़्यादा बनती है। ये बात फ्राइड बता के जाते हैं। और देखो इनकी अवस्थाएं आप सीधी याद रख लेना, ओ, ए, पी, एल और जी। ये ओरल स्टेज है, ये जिसको मुखावस्था बोलते हैं। ये अनल है, गुदावस्था। ये फैलिक स्टेज है जिसको आप लैंगिक अवस्था बोलते हो। ये लेटेंसी है जो गुप्त अवस्था है, छुपी अवस्था है, सुप्त अवस्था है। और ये जेनेटिया जो जनन अवस्था। तो यहाँ इसकी जो तीसरी अवस्था है जिसको अपन फैलिक बताते हो, यानी जो लैंगिक अवस्था, यहाँ ये 2 ग्रंथियों की बात करता है, जिसमें कहता है हमारे पास इलेक्ट्रा और ओडिपस 2 ग्रंथ है। तो इसका आंसर हमारे पास निकलेगा तीसरे वाला, सी वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 20वां क्वेश्चन आ रहा है। 20वें क्वेश्चन की देखिएगा बात करते हैं, यानी फ्राइड जो है वो अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी बताता है? तो फ्राइड की जो विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि थी वो व्यक्ति का अध्ययन नहीं था, एक केस स्टडी जो टाइडमैन की है। समाज मीति जो विधि है वो जेल मोरिनो की है, ये भी नहीं है। साक्षात्कार विधि भी बहुत पुरानी विधि है। ये विधि देने वाली कौन सी, जिसको अपन शोपन विश्लेषण विधि, यानी आपके शोपन का विश्लेषण किया जाएगा और उन्हीं के आधार पर आपके व्यक्तित्व का जो है वो बातें बताई जाएंगी, व्यक्तित्व किस तरीके का। तो शोपन विश्लेषण के जनक कौन है? फ्राइड है। वैसे वास्तव में देखा जाए तो प्रक्षेपी मेथड के भी जनक अपने पास फ्राइड ही है। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा फ्राइड के अनुसार
व्यक्तित्व के प्राथमिक रचनात्मक तत्व कौन है, यानी ये भी अच्छा क्वेश्चन देखो कि हमारे व्यक्तित्व का निर्माता कौन है। हालांकि इसमें आपको ये भी बात को पता है हमको कि चेतन, अवचेतन, अचेतन किसके शब्द हैं, फ्राइड के हैं। फिर हमारे पास इड, ईगो, सुपर ईगो भी इसी के। आनंद का तो कोई है नहीं, रक्षात्मक है नहीं। तो देखो क्या है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की प्राथमिक संरचनात्मक है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व है वो बना कैसे है, व्यक्तित्व की संरचना किसके आधार पर तय होती है। तो व्यक्तित्व की संरचना जो है ये तो 3 मन है, ये तो मेमोरी की बातें हो रही हैं, जबकि व्यक्तित्व बना कैसे, तो ईड से बना, ईगो से बना, सुपर ईगो से बना, यानी कि द राइट आंसर इज द बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन है। मुर्रे साहब ने एक परीक्षण बनाया था और उसके इतिहास रच दिया था, तो वह कौन सा परीक्षण था। देखो मॉर्गन और मुर्रे एक परीक्षण बनाते हैं जिसको अपन क्या बुलाते हैं, टेट परीक्षण की बात करते हैं। कौन सा परीक्षण बनाते हैं, टेट परीक्षण, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषय आत्मबोध परीक्षण है। ये हमारा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहलाता है। इसमें 31 कार्ड होते हैं, 30 + 1 कार्ड होते हैं, 30 चित्रित होते हैं, जिनमें 10 पर पुरुषों के चित्र, 10 पर महिलाओं के चित्र होते हैं और 10 पर मिक्स वाले होते हैं, एक खाली कार्ड होता है। तो इसी को बोलते हैं अपन टेट परीक्षण, जिसको अपन कहते हैं। ये मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था, ये 35 में दिया था और फिर 38 में इसमें फिर संशोधन भी हो गया था। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 23 की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है हमारे पास, देखो टेट परीक्षण के बारे में पूछ रहा है। इसी को प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसी को विषय अपने अभी भी बोला है, इसी को अपने पूछ रहा है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट है, ये किस प्रकार की विधि है, क्या ये विधि आत्मनिष्ठ है, क्या वस्तुनिष्ठ है, क्या प्रोजेक्टिव है या प्रयोगात्मक विधि। तो देखो ये कौन सी विधि है अपने पास, प्रक्षेपी विधि है। आत्मनिष्ठ विधि नहीं है, वस्तुनिष्ठ में विधि नहीं है हमारे पास। ये विधि कौन सी है, तो ये विधि है अपने पास प्रक्षेपी विधि। अगला पूछ रहा है कि व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो प्रक्षेपी तकनीक में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। पहले चित्र बनाओ और फिर चित्रों की एक श्रृंखला देंगे, उसी के आधार पर बच्चों को बोलेंगे कहानी आपको बनानी है, उसी के आधार पर देखना कि कौन सा। तो देखिएगा कहानी बनानी है, यानी कोई ना कोई हमारे पास देखो रोशाक तो है ही नहीं, क्योंकि इसने तो शायद दबा परीक्षण दिया था। भूमिका निर्वाह यहाँ हो नहीं रहा है, नाटक कोई है नहीं, तो क्या बचा है, कथानक संप्रत्यक परीक्षण है, यानी कि यहाँ आपको उन चित्रों को देखकर कि किसी प्रकार की कोई कहानी का कथानक बुनना है, कोई कथा बनानी है, और आप जाहिर सी बात है वही कथा बनाओगे जो आपके अचेतन मन में चलती रहती है। तो ये हो जाएगा कथानक संप्रत्यय परीक्षण, यानी कि राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। अगली बात करते हैं, देखिएगा अगला है कैट परीक्षण अपना, जिसको अपन बोलते हैं बालक अंतर्बोध परीक्षण। देखिएगा ये रहा बालक प्रसंग बोध परीक्षण, जो 3 से लेकर के 10 साल की आयु के बच्चों के लिए बनाया गया है या बनाया गया है। इस परीक्षण में कितने इस परीक्षण में कार्ड जो है वो किस प्रकार से प्रतिस्थापित किया गया। देखो ये परीक्षण था जो CAT के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, और ये दिया था लियोपोल्ड ब्लेक ने दिया था, और फिर ऑर्नेस्ट क्रिश ने इसमें संशोधन किया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं और 10 पर पशुओं के चित्र होते हैं, यानी मानव ही है वो एक तरह से, लेकिन मानव को पशु के फॉर्मेट में दिखाया गया है। तो लोगों के स्थान पर किसके चित्र, इसमें जानवरों के चित्र हमने काम में लिए, तो बी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 26 है, ये सीधा सीधा ही पूछ रहा है कि शायद दबाव परीक्षण में कुल कितने कार्ड है। तो देखिएगा 10 कार्ड काम में ले जाते हैं, शायद दबाव परीक्षण में 10 कार्ड काम में लिए जाते हैं। रोशा का हरमन रोशा ने दिया था शायद दबाव परीक्षण, जिसको आप IBT बुलाते हो, जिसको अपन IBT भी कहते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट भी जिसको अपन बुलाते हैं, जिसमें अपने पास 5 कार्ड तो लाल और काले हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, 3 है वो काला और लाल होता है, और 2 है वो अन्य रंग का होता है, इस प्रकार से। अगला परीक्षण निम्न में से कौन सा एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। देखो प्रक्षेपी जो प्रोजेक्टिव है, देखो टेट परीक्षण है, चेतन मन की बात निकलता, तो ये तो प्रक्षेपी है, इसका मतलब इस ऑप्शन में गलत बैठ रहा है। आपका SCT है, SCT का मतलब है सेंटेंस पूरा करना, पाइनो टेंडलर की विधि है, इसमें आपको कोई सेंटेंस दिया जाएगा वो पूरा करना पड़ता है। ड्रा ए मैन पिक्चर ये भी है, तो ये भी इसमें नहीं हो सकता, ये भी। तो बचा क्या, MMPI। क्यों, क्योंकि आपका जो MMPI मेथड है ये आपने पता होगा हाथवे और मैकिन्ले ने दिया था, और ये व्यक्तित्व की आविष्कारिका का मापन करती है भाई। किसका मापन करती है, व्यक्तित्व की आविष्कारिका। और आविष्कारिका किसको कहते हैं, तो आविष्कारिका कहते हैं जो विशेष गुण का मापन करे वो, तो ये MMPI हो जाएगा। 28 का क्वेश्चन हमारे पास देखिएगा, व्यक्तित्व मापने के लिए 16 PF है भाई, कौन सी हमने पढ़ी पहले भी। 16 PF प्रश्नावली का निर्माण कौन करता है, तो सब जानते हो RB केटल इसका निर्माण करता है, सी वाला है। आलपोर्ट तो करेगा नहीं,
है नहीं, तो अलग है, सेल्डन अलग है, स्प्रेंगर अलग है, तो केटल वाला है। अगला पूछ रहा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, यानी वो कौन सा मेथड है जो व्यक्तित्व का प्रोजेक्टिव मेथड है। तो देखो प्रक्षेपी विधि के बारे में बात करें तो प्रक्षेपी विधि यहाँ देखो निर्धारण मापनी बिल्कुल नहीं, रेटिंग स्केल नहीं है क्योंकि ये तो वस्तुनिष्ठ की श्रेणी में आता है, अवलोकन है नहीं। तो हमारे पास क्या बचा, कथानक संप्रत्यय परीक्षण बचा, और इसी को आप क्या बुलाते हो, कथानक वाले को, या आप टेट भी बुला सकते हो। तो वो वाला परीक्षण है कथानक संप्रत्यय परीक्षण, जो कौन सा मेथड है, प्रक्षेपी मेथड। तो ये हमने आज जो है वो साइको के 29 जो क्वेश्चन है वो देखे हैं, और हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक था व्यक्तित्व, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के मापन की विधियां। थैंक यू ऑल, जय हिंद।